हेलो हेलो हेलो। चलिए, नमस्कार सभी को। जल्दी से आइए, सारे लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है अपनी, ठीक है। पॉलिटी की क्लास है, सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर पॉलिटी के शानदार शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। और पहले क्लास को स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं बता दूं कि जो हमारा पेड कोर्स चल रहा है, अगर आप जीके करना चाहते हैं थ्योरी के साथ में, पूरी थ्योरी करना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, तो उसके लिए हमारा पेड कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और वो उसमें हिस्ट्री की करीब 6-7 क्लासेस हो गई हैं, पॉलिटी की 2 क्लासेस हो गई हैं। अभी भी समय है, अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ये जो कोर्स है वो ऑल एग्जाम्स के लिए है, जैसे एसएससी के सारे एग्जाम्स हो गए, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, क्योंकि मैं इसमें इस लेवल का करा रहा हूँ कि जो कि आपको लगभग हर एग्जाम में कवर कर देगा, ठीक है। तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, भेजिया का एडमिशन ले सकते हैं। और उसकी फीस बढ़ गई है, 950 रुपये फीस हो गई है, 950, 100 रुपीज़ बढ़ गई है, ठीक है। और ये जो 100 रुपीज़ फीस मैंने बढ़ाई है वो 20 अप्रैल तक है। 20 अप्रैल के बाद में ये फीस बढ़ के सीधे 1499 हो जाएगी, 1499 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए एडमिशन के लिए करना क्या है, आपको 8882732650 नंबर पे कॉल करना है। और आप कॉल करके ये बोल दीजिएगा, क्या गिरा दिया बेटा, आप कॉल करके ये बोल दीजिएगा कि सर मुझे एडमिशन लेना है। वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे और पेमेंट कैसे करना है, क्या कैसे करना है, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे जल्दी से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, चिंकी बताओ जरा। पहला क्वेश्चन बोलता है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज या टू सेटल ग्राम पंचायत। मैं क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि आपको पता है कि जब संविधान हमारा बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम पे गांधी जी की फिलॉसफी, जो गांधी जी की सोच थी, उनका थॉट प्रोसेस था, उसको उससे इन्फ्लुएंस होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारे आर्टिकल्स को रखा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब एक ऐसा ग्रुप है आर्टिकल्स का जो गांधी फिलॉसफी पे बेस्ड है, इसी गांधी फिलॉसफी पे बेस्ड एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, जिसमें ग्राम पंचायतों की संरचना, उनके स्ट्रक्चर की बात की गई है, जो गांधीयन फिलॉसफी पर बेस्ड है। क्वेश्चन पूछ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल संविधान में जो है वो गांधी जी की विचार या गांधी जी की सोच पर आधारित है। आर्टिकल 40 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लीजिए। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उन्हें डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, डीपीएसपी कहा जाता है। और आपको पता है कि ग्राम पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 40 है। कौन सा, 40 है, मतलब आपका डीपीएसपी कहलाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो लाइक करते चलेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। यहां पर जो स्टेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है, वो आपका स्टेट का मतलब यहां पर कंट्री से है, भारत की सरकार से है। 20 मिनट्स की क्लास होगी, ज्यादा नहीं लूंगा मैं 20 मिनट की मैक्सिमम क्लास लूंगा माय डियर। और मेरा टारगेट है कि 20 मिनट्स या 25 मिनट्स की क्लास में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन में लगे हुए हैं मैं एक बार चेक कर लूंगा। शायद मुझे लगता है शायद 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन में 1 मिनट देना है और फटाफट आंसर करते चलना है, ठीक है। चलिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो बात है वो डीपीएसपी में दी गई है, राज्य के उत्तरदायित्व की बात की गई है। अगर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, इंडिविजुअल की ड्यूटी की बात करेंगे तो आंसर इसका फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। बट यहां पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट बोला जा रहा है, इसका आंसर डीपीएसपी हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। by which article of the Indian Constitution is there a provision for the participation of workers and management of industries। जो इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं,
जो इंडस्ट्रीज में लोग हमारे वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके मैनेजमेंट में, उनके प्रबंधन में उनकी पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है। उद्योगों के प्रबंधन में कारों की भागीदारी, जो मैनेजमेंट होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, उसमें जो वहां पर करने वाले लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किस आर्टिकल में हमारे डियर? फेमस क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। आर्टिकल 43 इसका सही आंसर हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्न में कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? आपको पता है कि 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारी चीजें ऐड की गई थी। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या ऐड किया गया था। ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं इस पर। ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, इतना बड़ा अमेंडमेंट था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। तो इसमें ढेर सारी चीजें ऐड की गई थी। ये 4 पॉइंट के हिसाब से जो पॉइंट नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, इसकी जो बात है ये ऐड की गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिएगा, समय कम है अपने पास में, फटाफट आंसर देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है माय डियर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल से माय डियर जो आपको रटे होना चाहिए। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 51 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं, लगभग सारे आर्टिकल्स आपको याद होना चाहिए अगर आप पॉलिटी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो आपके फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया और फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके हर एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, तो निम्न में कौन सा आर्टिकल यहां पर डीपीएसपी से रिलेटेड नहीं है? पहला है आपका प्रोविजन कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, बिल्कुल, मादक पदार्थों का निषेध। दूसरा प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काऊ एंड स्लेव क्लैप्स, गाय और बछड़ों का वध, बिल्कुल सही बात है, लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट वन इज पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर लिखा है 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गलत। ये पॉइंट हमारे डीपीएसपी में नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में इसके बारे में डिस्कशन कहीं पर नहीं किया गया है। हाँ, फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर आप देखेंगे, फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे आर्टिकल 21 में 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए सीएफसी रखा गया है। सीएफसी का मतलब होता है कंपल्सरी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आप देखेंगे तो वहां पर 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए प्रोविजंस हैं, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदेशक तत्व जो है, जो डीपीएसपी है, कैसे हैं? ऑप्शन ए वाद योग्य, अवाद्य योग्य, कठोर और लचीले। देखिए डीपीएसपी जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में ऐड किया गया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी को। तो ये जो डीपीएसपी है माय डियर, अगर इनको वायलेट किया जाता है या कि फिर इनको गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप अदालत का दरवाजा नहीं खड़खड़ा सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकमिंग है, ये इससे कमी है। ये जब क्रिटिसाइज करते हैं आप डीपीएसपी को तो ये पॉइंट आप रखते हैं कि डीपीएसपी को वाद योग्य नहीं बनाया गया है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, फोर्सेबल नहीं है, है ना, अनफोर्सेबल है। यहाँ पर सुइटेबल और जो नॉन कॉजेबल लिखा है इंग्लिश में, हिंदी गलत है, ये फोर्सेबल और नॉन फोर्सेबल होता है इंग्लिश में। डन। तो डीपीएसपी फोर्सेबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स आर फोर्सेबल। अगर फंडामेंटल राइट्स को लागू नहीं किया जा रहा है या सरकार उनको फॉलो नहीं कर रही है तो यू एंड वी कैन गो टू कोर्ट, बट if DPSP is not following by government, we will not या we cannot go to court. नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के डीपीएसपी में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ऐसी कौन सी बात है? यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं, तो 4 पॉइंट्स में यह बोल रहा है कि 4 पॉइंट्स में कौन से पॉइंट्स डीपीएसपी में है, कौन सा नहीं है। बी पॉइंट बोल रहा है कर्मगारों की निर्वाह मजदूरी, है ना, बिल्कुल, वेजेस की बात कर रहा है हमारे डीपीएसपी में है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल, है ना, फ्री लीगल एडवाइस या एड टू द पुअर्स, बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जबकि प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन के बारे में डीपीएसपी में कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। डीपीएसपी में प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन के बारे में कहीं पर स्पेशल चर्चा नहीं होती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बात नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ आंसर देते चलेंगे, ठीक है। और वीडियो लाइक और वीडियो शेयर जरूर करते चलेंगे, वीडियो लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है। अगला, निम्न में से कौन सा एक राज्य का डीपीएसपी में बाद में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहला पॉइंट बोल रहा है ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत, बिल्कुल ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था। दूसरा, गोवध काउ स्लॉटर को बैन करना है, बिल्कुल ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 44 में पहले से था। जबकि मुफ्त कानूनी सलाह जो है, फ्री लीगल एडवाइस या फ्री लीगल एड जो है, ये हमारे डीपीएसपी में बाद में जोड़ा गया है। ये स्टार्टिंग में मूल संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य के डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है? यहां पर 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट आपका डीपीएसपी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, मद्य निषेध, बिल्कुल ये डीपीएसपी में है। नेक्स्ट वन इज राइट टू वर्क, काम का अधिकार, बिल्कुल ये हमारे डीपीएसपी में है। नेक्स्ट वन इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी हमारे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। जबकि राइट टू इंफॉर्मेशन, मौलिक अधिकार में आप देखेंगे आर्टिकल 21 की जब भी बात कीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, एक मिनट, आर्टिकल 19 की जब भी बात कीजिएगा तो आर्टिकल 19(1)(a) क्या बोलता है? आर्टिकल 19(1) बोलता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, बोलने की आजादी की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, उसे पीआईएल किया गया था, जिसमें कहा गया कि सर अगर बोलने की आजादी होगी तो इंसान जब बोलेगा जब उसके पास में इंफॉर्मेशन होगी, बिना इंफॉर्मेशन के आप बोल नहीं सकते। कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई मतलब नहीं है इसका। तो इस कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बोलने की आजादी है, उसी से इन्फ्लुएंस होकर, उसी को बेस मानकर हमारा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, अक्टूबर 2005 में इसको लाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन को। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल 19(1)(a) से इन्फ्लुएंस है। डन। ये हमारा डीपीएसपी में नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, ये किसने कहा था? देखिए, मैंने आपसे बोला कि अगर फंडामेंटल राइट्स को लागू इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट और बाय स्टेट और बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन गो टू कोर्ट, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप अदालत जा सकते हैं। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर फोर्सेबल, बट जो टीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, इनको वायलेट किया जाता है किसी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा या स्टेट के द्वारा, तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप अदालत नहीं जा सकते हैं। मतलब है कि डीपीएसपी इनफोर्सेबल है, ठीक है, जबकि फंडामेंटल राइट्स में आप वाद योग्य हैं, फोर्सेबल है। डन। क्लियर है? तो इस कारण से ये स्टेटमेंट दिया किसने था? ये स्टेटमेंट है आपका केटी शाह का। केटी शाह कहते हैं कि डीपीएसपी क्या है? एक चेक है जो बैंक अपनी सुविधानुसार अदा करेगा। जैसे डीपीएसपी है, डीपीएसपी में इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें की गई हैं गवर्नमेंट के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, उनके ड्यूटीज के बारे में, बट गवर्नमेंट इसको फॉलो करे या ना करे, इट्स अप टू गवर्नमेंट। ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वही बैंक के ऊपर है कि बैंक के पास एक अच्छा चेक है, वो चाहे तो उसको भंजाए, चाहे तो ना भंजाए, इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? आपको पता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, आदरणीय इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी से रिकमेंडेशंस मांगा गया था, जिसमें उन्होंने आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए रिकमेंडेशंस दिया था, मौलिक कर्तव्यों के लिए आपका रिकमेंडेशंस दिया था, और उन्हीं रिकमेंडेशंस के आधार पर 42 नंबर का अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, 1976 में, हाँ। और उन्हीं के बेस के आधार पर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में, है ना, ठीक है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था उस टाइम पे टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, बट नाउ 1 हैज बीन एडेड इन 2003, तो टोटल कितने हो गए हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, कितने? 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? अभी मैंने बताया था किसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? अभी मैंने बताया था सरदार स्वर्ण सिंह, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, मुझे एक चीज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, 24 ना, चलिए। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक चीज समझ नहीं पाता, हमेशा क्या हो जाता है जब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो छोटा हो जाता है, छोटा करता हूँ तो बड़ा हो जाता है। एक मिनट, वन मिनट, ये क्वेश्चन हो गया ना यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारी 25 स्लाइड तक हो गया ना। अब मैं 25 स्लाइड को ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको देखना जरा एक बार। इतनी स्लाइड के बाद में आगे की स्लाइड कैसे आएगी? ये तो हो गया, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ना तो क्या करना पड़ेगा, आराम से, फिर वापस चालू हो जाता है ना। नहीं, इतना नहीं होगा, यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, मैंने किया है कई बार। यहाँ से मैं 24 ऐड करता हूँ, ये अब जब बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ता नहीं है। ये कहाँ कहाँ उससे क्या होगा, क्यों? फिर 1 में आ जाऊंगा मैं, नहीं बढ़ेगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं सोची, एक मिनट, ये यहाँ तक हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। आगे की स्लाइड हमेशा मैं कंफ्यूज रहता हूँ। कौन सी? ये एक मिनट रुकना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता पता है, 24 तो आ गया, यहाँ से क्या हो जाता है इसको, ये आ गया। यहाँ तक तो आ गया। फिर इतनी कर लेते हैं अभी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पे, हमेशा स्लाइड में हमेशा परेशान हो जाता हूँ यहाँ पे मैं। इसको कैसे करते हैं, ये हमेशा बहुत बड़ा टास्क रहता है मेरे लिए, ठीक है। अभी के लिए इतनी कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर की क्लास है, अभी एक और क्लास होगी। और मैं घर आ चुका हूँ, मैं गाँव आ गया हूँ, क्योंकि जबलपुर में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत एक्सट्रीम केसेस बढ़ गए हैं। हमारी खुद की बिल्डिंग में 15+, 15+ एक्टिव केसेस थे, ठीक है। तो मैं घर आ गया हूँ, तो बेहतरीन क्लासेस मिलती रहेंगी, अपना वीडियो बेहतरीन देखते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। और बाकी रही पेड क्लास की, तो पेड क्लास की जो बात है, अगर आप चाहें तो पेड क्लास में बेझिझक आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8882732650 पे, और आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस हो गई है कितनी, 950 रुपीज़। अगर आपको लगता है कि जी के शानदार करना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया है कि 20 तारीख के बाद में फीस कितनी हो जाएगी, 1499, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।